नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संयुक्त राष्ट्र में आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष पाकिस्तान बने भारत ने आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बोला है। इस वीडियो में हम आगे यह भी बात करेंगे कि मोदी सरकार की विदेश नीति को स्टेरियम नीति क्यों कहा जाना चाहिए और यह स्टेरियम नीति क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को इंटरनेशनल वीजा देने पर रोक लगा दी है। न जाने कितने भारतीय छात्रों ने साल 2 साल इसके लिए मेहनत की होगी। अब भारतीय छात्र अमेरिका नहीं जा पाएंगे हार्वर्ड में पढ़ने के लिए। इनमें से काफी मोदी समर्थक परिवारों के भी बच्चे होंगे। बीजेपी के नेताओं के बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते रहे हैं, तो क्या अब उन मंत्रियों को दूसरों के बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहिए? ट्रंप का भूत इतना बड़ा हो चुका है कि कोई बोल ही नहीं रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सबको खरी एंड खरी सुनाने के लिए जाने जाते हैं, अब क्यों चुप हो गए हैं? कांग्रेस मांग कर रही है कि वे अमेरिका के विदेश सचिव के साथ इस सवाल को उठाएं, लेकिन हमें इससे संबंधित कोई बयान नहीं मिला है। दुनिया भर के विदेश मंत्री रोज बोलते हैं, लगातार इंटरव्यू देते हैं। पाकिस्तान को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को लेकर सवाल है। मजाक बना दिया है पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाकर आतंक विरोधी कमेटी का। सांसदों के विदेश दौरे को लेकर सवाल हो रहे हैं। हार्वर्ड में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों को अब इंटरनेशनल वीजा नहीं मिलेगा, इसे लेकर सवाल हो रहे हैं। ट्रंप के बयानों को लेकर सवाल तो हो ही रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री से कितना कुछ है पूछने के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद के असर में देखिए तो घरेलू स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की कड़ी समीक्षा होने लगी है। लोग अब पलटकर पूछने लगे हैं कि दुनिया के मंच पर इस समय पाकिस्तान को फिर से जगह कैसे मिलने लगी। भारत क्या कर रहा है, क्यों नहीं रोक पा रहा है? आपको याद है, ठीक 1 साल पहले लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने 80 इंटरव्यू दिए, एक चैनल को 2 बार, एक अखबार को कई बार। बताइए, 80 इंटरव्यू 2 महीने में। यहां पहलगाम हमले को 1 महीने से ज्यादा हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, यहां तक कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए भी राजी नहीं होते। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी नेहरू नहीं है, इंदिरा गांधी भी नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सवाल पूछने वालों के सामने आने से डरते हैं। यह भी लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर चीन युद्ध के दौरान नेहरू ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। उस युद्ध में जब नेहरू कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे, तब भी उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाया। उन्होंने उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नेहरू मानते थे कि लोकतंत्र में जनता को जानने का इख्तियार है। संसद का सत्र तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। कांग्रेस ने इस बारे में सवाल भी उठाया है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने उसके बाद विपक्ष से किसी भी प्रकार से बात की? 36 साल के थे अटल बिहारी वाजपेयी। विपक्ष के सांसद नेहरू से मिले, नेहरू मान गए। उस समय नेहरू के पास प्रचंड बहुमत था। 8 नवंबर 1962 को विशेष सत्र बुलाया गया। मुंबई हमले के बाद संसद में अलग से आतंकी हमले पर चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार विशेष सत्र बुलाना ना पड़े, इसलिए 47 दिन पहले मॉनसून सत्र की घोषणा कर दी गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ईगो की कोई समस्या है कि हमसे कोई सवाल ना पूछे? हम सवालों से बहुत बड़े हैं, सवाल पूछेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सवाल हमसे बहुत छोटे हैं। हम इन सवालों के जवाब किसी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि वोटर फिर भी मुझे ही वोट करेगा, चुनाव हम ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आखिर ऐसा क्यों करते हैं? यह बात समझ के बाहर है। उन्हीं के फ्रेंड हैं या थे राष्ट्रपति ट्रंप। दिन भर मीडिया के बीच रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मीडिया के पर्दे पर रहते हैं, लेकिन सवाल जवाब करते हुए मीडिया में दिखाई नहीं देते। दिखते हैं केवल हाथ हिलाते हुए, रैली करते हुए, मीटिंग करते हुए, इनसे उनसे दिस दैट मिलते हुए, सवालों के जवाब देते हुए नहीं दिखते। अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रेस को भला बुरा कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए देखे जा सकते हैं। प्रेस को धमकाते भी हैं, ललकारते भी हैं,
लेकिन सवालों का सामना करते हैं। केवल व्हाइट हाउस ही नहीं बल्कि कई जगहों पर आप राष्ट्रपति ट्रंप को पत्रकारों से बात करते हुए देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डेली रियल न्यूज़ 24/7। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो की अभी शुरुआत है। इसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही गंभीर विषय पर जानकारी लेकर आए हैं और अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। दोस्तों, बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप करके न देखें और बीच में छोड़कर न जाएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने चित परिचितों के पास शेयर करना ना भूलें। साथ ही यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आप इस वीडियो को किस स्थान से देख रहे हैं। कोविड के दौरान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अपने पहले कार्यकाल में अपने विमान पर पत्रकारों को ले जाते थे, सवालों के जवाब देते थे। अब भी ऐसा करते हैं। जनता सवालों के ढेर पर खड़ी है मगर कोई जवाब देने वाला नहीं। जो सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है वो सरकार अपनी ही जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। क्या वाकई पाकिस्तान दुनिया के मंच पर अलग थलग पड़ गया था, जो अब लग रहा है कि फिर से उसे भाव मिल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान पर कभी बैन नहीं लगाया। पहलगाम हमले के बाद ही नहीं, पहले भी IMF ने लोन दिया है। उसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले भी लोन दिया है पाकिस्तान को, इस बार भी दिया। भारत क्यों नहीं आतंकवाद के मामले को लेकर पाकिस्तान को घेर पा रहा है? विदेश नीति को लेकर बीजेपी हमेशा आक्रामक नजर आती है, क्योंकि विदेश नीति को बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखती आ रही है। दुनिया भारत की बात सुनने लगी है। इस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी भी दे चुके हैं, तो अब उनकी बात क्यों नहीं सुन रही? 6 साल में पहली बार G7 के लिए कनाडा ने उन्हें क्यों नहीं बुलाया और भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? बताइए कि पाकिस्तान को लोन देने से पहले, संयुक्त राष्ट्र में आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष बनाने से पहले आपसे यानी भारत से कोई राय ली गई? बाद में भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी है दुनिया को? भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। अब हम आते हैं आज के वीडियो के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर। आपको थोड़ा 11 साल के अतीत में ले जाना चाहता हूं, कुछ याद दिलाते हुए बहुत कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं। 11 साल में यह पहला अवसर है जब विदेश नीति को विदेश नीति की तरह देखने और सवाल पूछने का प्रयास हो रहा है। हिंदी भाषी गांव के लोगों को कुछ खटक गया है, वरना तो स्टेडियम एंड ऑडिटोरियम में जुटाई गई भारतीय मूल के लोगों की भीड़ की तालियों की गूंज और मध्यम रोशनी में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो काफी होता था समझाने में और बताने में कि भारत का दुनिया में नाम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा दिया है। विदेश दौरे के समय गोदी चैनलों के स्क्रीन पर जो पट्टी लिखी आती है उसमें एक पट्टी पर जरूर लिखा होता था, भारत का सम्मान बढ़ा या बढ़ाया। Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi. इस तरह का उद्घोष या प्रवेश आमतौर पर रॉक स्टार या फिल्म स्टार करते हैं। उन्हें महान दिखाने के लिए कैमरा नीचे के एंगल से ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन जल्दी ही अंदाज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और विदेश दौरे का अभिन्न अंग हो गया। बड़े से बड़े स्टेडियम में मध्यम लाल रोशनी के प्रभाव से उनकी लोकप्रियता को ठीक उसी तरह दिखाया गया जैसे 2014 की रैलियों में जिमी जिप कैमरे से भीड़ की लहर दिखाई जाती थी। बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में कुर्सियां खाली रहने लगीं तो जिमी जिप कैमरे का इस्तेमाल कम पड़ गया। स्टेडियम एंड ऑडिटोरियम के सहारे विदेश में अपना जलवा दिखाने लगे। यहां पर आए लोगों को किसने जुटाया, कितना पैसा खर्चा हुआ, किसका पैसा खर्च हुआ, कितना समय लगा,
इन सब पर मीडिया में रिपोर्ट आई कहीं कहीं, लेकिन गोदी मीडिया के कारण भारत की जनता को पता नहीं चल पाया। आप याद कीजिए, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर, ह्यूस्टन का एनआरजी स्टेडियम, न्यूयॉर्क का ही नेसो कोलिसियम, लंदन का वेम्बली स्टेडियम, अबू धाबी का जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, जिन जगहों पर खेल कूद से लेकर मनोरंजन के कार्यक्रम होते थे, उन जगहों से प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे की छवि चमकाने लगे, गढ़ने लगे। गोदी मीडिया इन्हीं सबको कवर करता था। बाकी विदेश दौरे में क्या समझौते हुए, संबंधों में क्या बदलाव आया, पिछले दौरे में हुए समझौते का परिणाम क्या निकला, इस तरह की बातें पीछे छूटने लगी। कहीं कहीं लिखा भी गया तो बढ़ा चढ़ाकर दावे ही किए गए, बहुत कम आलोचना हुई। हिंदी प्रदेश के गांवों में यही सब देखकर आम जनता पसर गई कि विदेशों में भारत का इतना नाम हो गया। लोग भूल गए कि भारत का नाम हमेशा हमेशा से था, पहली बार नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को मैं स्टेरियम नीति कहता हूं। स्टेरियम नीति के बारे में दुनिया के दिग्गज राजदूतों को भी भनक तक नहीं, आइडिया नहीं कि स्टेरियम क्या है। स्टेडियम और ऑडिटोरियम को मिलकर बनाया गया है स्टेरियम फॉरेन पॉलिसी। इस तरह की विदेश नीति में गाना बजाना होता है, भाषण जोरदार होता है, भाषण का ऑडियो सिस्टम शानदार होता है, लेकिन रिजल्ट जीरो होता है। ऐसी विदेश नीति को स्टेरियम विदेश नीति कहते हैं। क्या आपने नोट किया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, वहां की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्रों से बैठकर बातचीत कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। जैसे अप्रैल महीने में राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी गए, यहां के वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में अपनी बात रखी और प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने उनसे सवाल भी किया। इसके बाद छात्रों ने भी उनसे सवाल किए। एक छात्र ने सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल कर दिया तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा और उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक मंच पर यह स्वीकारते हैं कि 80 के दशक में जो हुआ गलत था। वे उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन पार्टी की अतीत की सभी गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। अगर इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी किसी यूनिवर्सिटी में जाते और कोई छात्र गुजरात दंगों को लेकर सवाल पूछता, यह भी पूछता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला क्यों होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यूट्यूबर के चैनल क्यों बंद कराए जाते हैं, तब दुनिया देखती कि वे क्या जवाब देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो वे यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों के सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं। 2021 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोफेसर कौशिक बसु के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था, आपातकाल एक गलती थी, बिल्कुल यह एक गलती थी। उनकी दादी ने भी आपातकाल को गलती माना, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत की संस्थाओं को कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो बने रहें अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके, आपसे मिस ना हो। और आपको हमारे किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। हम और हमारी टीम जल्द ही उस पर अमल करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, राम राम।